हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली, जैसे हमने दो लेक्चर्स कर लिए हैं डी ब्लॉक के। तो दो दो लेक्चर्स के बाद हमने दो लेक्चर्स के अंदर क्या क्या स्टडी किया है, हमने जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की हैं डी ब्लॉक की। जैसे हमने एटॉमिक साइज के बारे में जानना था, लेफ्ट टू राइट पहले डिक्रीज करता है, फिर सेम होता है, फिर स्लाइटली इंक्रीज करता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जाना था कि टॉप टू बॉटम वैसे तो साइज इंक्रीज करना चाहिए, बट डी ब्लॉक के केस में ऐसा होता है जब हम 4D से 5D सीरीज पे जाते हैं तो वहां पर जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम साइज आ जाता है, डिक्रीज कर जाता है क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कारण उसका बिकॉज 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और 4f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफी पुअर होता है, तो जिसकी वजह से हम इस फिनोमिना को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब हमारे पास हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी किए थे। हमारे पास मेटालिक स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था, उसमें हमारे पास ये था कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही हमारे पास उसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, डीडी ओवरलैपिंग होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा मेल्टिंग पॉइंट या मेटालिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। जिसकी मेटालिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी नेचुरली ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने ये चीजें पढ़ी थी। इसमें क्वेश्चन था कि मैंगनीज का क्यों लोअर होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैंगनीज के केस में हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके कारण मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होता है। ठीक है, हायर होने की बजाय लोअर होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक और टॉपिक भी हमने कर दिया था आयनाइजेशन एनर्जी का। ये भी हम लोग कर चुके थे कि जैसे एटॉमिक साइज में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है हमारे पास। पहले ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। बट जैसे हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो 3D से 4D में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट 4D से 5D में वो इंक्रीज कर जाती है, कारण उसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, डी ब्लॉक की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ने के बारे में। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो हीट से वो कंपाउंड कितनी देर में या कितनी जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है, टूट जाता है, इसको हम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं। अगर कोई कंपाउंड जल्दी टूट जाता है तो इसका मतलब उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम है, अगर कोई देर में टूटता है तो इसका मतलब उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एक्शन ऑफ हीट से हम रिलेट करते हैं। जब हम पढ़ते हैं इसको, एक्सप्रेस करते हैं इसको, तो हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जिसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जिसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, निकल 2 पॉजिटिव और निकल 4 पॉजिटिव, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव और प्लैटिनम 4 पॉजिटिव का हम ध्यान से देखेंगे। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेबिलिटी में हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाती है। अगर किसी की वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की कम है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा मानी जाती है। देखो हम इसको ना एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल निकल और निकल 2 पॉजिटिव और प्लैटिनम 2 पॉजिटिव से, और एक हमारे पास है निकल 4 पॉजिटिव और प्लैटिनम 4 पॉजिटिव से। ध्यान से देखेंगे हम इसको। देखो निकल 2 पॉजिटिव के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 है, दोनों की वैल्यू मिलकर है 2.49 मेगाजूल पर मोल, और जो प्लैटिनम 2 पॉजिटिव की वैल्यू है वो है 2.66। अब दोनों में से जो कम वैल्यू है हमारे पास वो है 2.44 मेगाजूल पर मोल, यानी कि निकल 2 पॉजिटिव की। तो जिसकी वैल्यू कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है नेचुरली, तो निकल 2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो प्लैटिनम 2 पॉजिटिव से ज्यादा है। तो निकल 2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो प्लैटिनम के 2 पॉजिटिव से ज्यादा है।
ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे और कंपाउंड्स के अंदर निकल 2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होंगे और प्लैटिनम 2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होंगे, तो निकल 2 पॉजिटिव के कंपाउंड ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू प्लैटिनम 2 पॉजिटिव। यानी कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का डाटा में जिसकी वैल्यू कम होगी उसके कंपाउंड ज्यादा बनेंगे, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, दो चीजें हमारे पास है निकल 4 पॉजिटिव और प्लैटिनम 4 पॉजिटिव के बारे में। अब हम जब इन दोनों का डाटा स्टडी करते हैं, IE3 प्लस IE4 टोटल डाटा हम स्टडी करते हैं, I1 I2 I3 I4 सब सारा डाटा स्टडी करते हैं निकल 4 पॉजिटिव और प्लैटिनम 4 पॉजिटिव का। तो इसकी जो वैल्यू है निकल 4 पॉजिटिव की वो है 8.8 मेगाजूल और प्लैटिनम 4 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो 6.7 मेगाजूल। अब ये वैल्यू कम है, तो इसी वजह से जो प्लैटिनम का 4 पॉजिटिव आयन है दैट इज मोर स्टेबलर एज कंपेयर टू निकल का 4 पॉजिटिव आयन। इसी वजह से जो K2 PtCl6 है, K2 PtCl6 में Pt का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज वेल नोन कंपाउंड, वाइल K2 NiCl6 है जिसमें Ni का +6 कंपाउंड +4 सॉरी +6 नहीं +4 कंपाउंड है, दैट इज अनस्टेबल। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता पर ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका कारण कहां छुपा हुआ है? इसका कारण छुपा हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे। यानी कि छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, स्टेबलर इज द कंपाउंड। जितनी स्मॉलर होगी वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की उतना स्टेबलर कंपाउंड होगा। जैसे निकल 2 पॉजिटिव में निकल 2 पॉजिटिव की स्मॉलर है तो इसका स्टेबल कंपाउंड है, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव और निकल 4 पॉजिटिव में प्लैटिनम 4 पॉजिटिव किया तो इसका स्टेबलर कंपाउंड है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब इसको आपने ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब भी बात करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, यानी कि जो E0 पोटेंशियल है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, जो जिसकी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बनाते हैं, ये आपको याद भी होगा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिस्ट्री में ये पढ़ा भी था। तो जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल होता है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, टोटल 3 के ऊपर। पहला होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, दूसरा होता है सब्लिमेशन एनर्जी के ऊपर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर। ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर E0 रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। अगर इन तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इन तीनों फैक्टर्स का कोलैबोरेशन से, यानी कि तीनों फैक्टर्स के कोलैबोरेटिव इफेक्ट से जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है, वही एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को मेजर करने में हेल्प करती है। तो यहां लिखा हुआ है इन सॉल्यूशन स्टेट stability of compound depend on electrode potential instead of ionization enthalpy. The electrode potential depend on various factors like sublimation enthalpy, ionization enthalpy and hydration enthalpy. जितना लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी भी मेटल का, उतना ही स्टेबलर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस ट्रांजिशन मेटल की सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एक फैक्टर के ऊपर नहीं 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और तीनों फैक्टर्स का कोलैबोरेशन ही उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आया हुआ है वो भी हमारे पास यहां पर आता है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, हम E0 वैल्यू चेक करते हैं जब 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयंस की E0 वैल्यू चेक करते हैं। जैसे यहां पर वेनेडियम की वैल्यू है, तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव से वेनेडियम के बनने के लिए इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है -1.18। क्रोमियम 2 पॉजिटिव से क्रोमियम बनने के लिए इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल है -0.91 वोल्ट। मैंगनीज 2 पॉजिटिव से मैंगनीज बनने के लिए E0 पोटेंशियल है -1.18। ठीक है, वैसे तो हम लोग ये लिखते हैं यहाँ पर कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, क्योंकि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बट यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कॉपर के केस में। देखो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्कैंडियम टाइटेनियम का तो इसमें E0 वैल्यू गिवन नहीं है, बट वो भी नेगेटिव में ही होता है।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में है, बट कॉपर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई कॉपर वैल्यू, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर वैल्यू इज इन पॉजिटिव। तो इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर कहां छुपा हुआ है? इसका आंसर छुपा हुआ है हाइड्रेशन एंथैल्पी में। तो जो कॉपर आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर को कंपनसेट कर देती है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉपर 2 पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो हमारे पास पॉजिटिव आता है, और बाकी पूरी 3D सीरीज का वो नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों? तो कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में ही पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे जो इसकी वैल्यू है वो प्लस के अंदर आती है, बाकी सभी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव के अंदर आते हैं। तो ये आपने पॉइंट जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वेल नोन, दे आर वेल नोन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक की सबसे मेन खास बात ही यही है कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, यही सबसे खास बात है इनकी। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द, मोस्ट क्या सभी, लगभग मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है +3, और एक है हमारे पास जिंक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सिर्फ यही दो एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक और स्कैंडियम, जिनकी एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी सबकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 भी हैं। जैसे मैंगनीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इनकी इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं, इसके बारे में हमें रीजन पता चलता है। एक्चुअल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज हमारे पास इनर और इनर जो है इनर के अंदर पाई जाती है, इनर ऑर्बिटल है ये। इसी के साथ एक 4s ऑर्बिटल होता है, और 4s ऑर्बिटल होता है वो आउटर पे होता है। तो 3D ऑर्बिटल इनर होता है, 4s ऑर्बिटल आउटर होता है। तो डिफरेंस जो होता है 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज वेरी 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 लिटल, वेरी 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 लेस। तो जो डिफरेंस है 3D और 4D का, 3D और 4s का, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ऑर्बिटल्स में से आराम से निकल जाते हैं, मतलब 4s में से भी आराम से निकल जाते हैं और 3D में से भी। पहले निकलते हैं 4s में से, फिर निकलते हैं 3D में से, तो बड़े आराम से निकल जाते हैं, जिसके कारण से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज कर जाती हैं, ज्यादा होती हैं। अगर हम इसको पी ब्लॉक से कंपेयर करें तो पी ब्लॉक के अंदर जो लास्ट ऑर्बिटल है वो पी ही होता है, तो उसके अंदर से सिर्फ पी ऑर्बिटल के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इनर ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। बट डी ऑर्बिटल्स के अंदर या डी एलिमेंट्स के अंदर इनर ऑर्बिटल 3D में से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आउटर ऑर्बिटल 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफी ज्यादा पाई जाती हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है जी जरूर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, इसी तरह KMnO4 में Mn की +7 होती है। एक बात और पॉइंट है यहाँ पर, वो भी आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड होगा उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, और अगर उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो एक कोवलेंट कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पर क्रोमियम के बारे में लिखा हुआ है, तो क्रोमियम की Cr2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrO2 में +4 है और Cr2O7 में +6 है। तो यही इसका इंक्रीजिंग कोवलेंट नेचर है। ठीक है, बेसिकली जो स्मॉलर आयन होता है उसकी मोर पोलराइजिंग पावर होती है और उसी का ही मोर कोवलेंट करैक्टर होता है। ये एक रूल होता है, आप अपने नोट्स में भी नोट कर लेना इसको, दिस इज नोन एज फजान्स रूल। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू फजान रूल, चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्मॉलर जितना कटायन होगा, उसकी उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और उसका उतना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू फजान रूल। तो दिस इज फजान रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फजान रूल। यहां पर हमने ये सीखा
कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, अगर दो कंपाउंड है दोनों एक ही एलिमेंट से बने हैं तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वाला कंपाउंड है वो तो होगा कोवलेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला कंपाउंड है वो होगा आयनिक। अब हम वेरिएबिलिटी देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेरिएबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिडल पोजीशन एंड देन डिक्रीज अप टू एंड इन एंड जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एलिमेंट जो हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों की कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसका नाम है +2। तो जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, कैडमियम भी +2 और मरकरी भी +2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये सभी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है जी इस चीज को। एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक नेचर का। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 अंडर द रूट बोहर मैग्नेटोन। अगर किसी के पास एक अनपेड, दो अनपेड, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर किसी के पास 4 या 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म से फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, क्योंकि वो एक परमानेंट मैग्नेट बना सकता है। और अगर किसी के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, जीरो, सारे पेयर्ड हो, तो वो एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। तो आपने याद रखना है, अगर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिज्म की तरफ जाता है। बाकी आप पैरामैग्नेटिज्म जनरलाइज कर सकते हो। और कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने आने चाहिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट आउट कर लिए तो आप इजीली मैग्नेटिक नेचर को जस्टिफाई कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम लोग ये बोलते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सभी के सभी जनरली डी ब्लॉक से ही बने हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी वेल नोन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कारण उसका क्या होता है, एक तो स्मॉल साइज होता है सेंट्रल मेटल का, एक दूसरा इनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिन वेकेंट डी ऑर्बिटल में बेसिकली जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स इनको डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, इनको आपने जरूर याद करना है और जरूर इनको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर नोट्स में गिवन है, आप लोग इन सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर एक बार नजर मारोगे। ठीक है, हम लोग इनके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कॉपर क्रोमियम के बारे में लिख रखा है, व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट इज कंपैरेटिवली लेस देन पी ब्लॉक। इसी तरह से हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट पेज तक, यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्चुअल है। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है और सल्फाइड्स की, और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था जी डी ब्लॉक के बारे में। ये पूरा का पूरा आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है जी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस दिए थे, एक क्वेश्चंस का भी एक आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन वाले असाइनमेंट के आपने आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 45 तक आपने सारे करने हैं। 36 से 45 तक आपने क्वेश्चन करने हैं सारे। जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का पहला पॉइंट है कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन आयंस आर इन ऑर्डर ऑफ V2 VO2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव। आपने इसमें ना याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन हो, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, तो आपने याद रखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला की ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसकी भी मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसकी भी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एक लेस या वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है।
ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हमारे पास है +3, +5 और +7, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, +5 का मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और 7 का मतलब है इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा लूज करेगा वो उतनी ही गेन करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा है। जिसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा होगी उसकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो जितने जल्दी वो गेन करेगा, रिडक्शन करेगा जितनी जल्दी, उतना ही बढ़िया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमेशा जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होती है, उसका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसी तरह से पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है ऑक्सोनाइंस की, वो इस ऑर्डर में क्यों है। हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो मैंगनीज की, वो एक्सेप्शनली हाई होगी। अब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बच गई 4s0 3d5, जो कि है एक हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने इस हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकाला, तो उसके लिए आपको और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। तो आंसर भी लिखा हुआ है, इसको रीड आउट कर लेना। दिस इज द सेम आंसर विच आई एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से होता है क्योंकि जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है। जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करें, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है। हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो ये बनता है एक 4s0 और 3d, हमारे पास 4, ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है। तो जब मैं इसके d ऑर्बिटल्स चेक करता हूं तो इसके d ऑर्बिटल्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब बेसिकली क्या होती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है d ऑर्बिटल की दो ऑर्बिटल्स में। एक तो है T2g ऑर्बिटल और एक है Eg ऑर्बिटल। अब इसमें जब हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में जाएगा। अगर, अब ध्यान से सुनना, अगर ये क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये बना देगा क्रोमियम का +3 आयन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास आ जाएगी T2g के अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो ड्यू टू इट्स T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनना चाहता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यानी कि उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, तो वो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर हाफ फील्ड स्टेबल T2g कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यू हैव टू रीड इट अगेन इन योर नोट्स, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं एक हम। 45 क्वेश्चन में क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, क्योंकि उनके पास होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपस में बनाते हैं dd ओवरलैपिंग। और जैसे ही dd ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है तो बॉन्ड बन जाता है स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने जरूर पढ़ना है। इसमें वही बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सिमिलैरिटीज हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज हैं, वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसका कारण वही है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो इनर ऑर्बिटल के अंदर जाता है 3D के अंदर, और बाकियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो आउटर ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना। और आज जितने भी क्वेश्चन है ये 36 से लेकर और 45 तक सभी क्वेश्चंस आपने एक बार जरूर करने हैं, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस आज जरूर करने हैं। ये क्वेश्चंस हमारा आज का ये होमवर्क है तुम्हारा, और कल हम लोग जो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया वो करेंगे, और बाकी हम इसके क्वेश्चंस एक बार स्टडी आउट करेंगे।